बच्चों नमस्ते, सभी को नमस्कार। ये क्लास को शुरू करते हैं। रितेश, गुड आफ्टरनून। सनी, नमस्ते। ठीक है कृष्णपाल जी। लक्ष्मण, नमस्ते भाई। रागनी राजपूत, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए, केमिकल रिएक्शंस का जो चैप्टर आपने पढ़ा है, अगर आपने उसके सवाल लगाए होंगे तो कैसी स्थिति है अब आपकी उसमें? मुझे तो लगता है कि अब बिल्कुल ठीक हो गया होगा उसमें, है ना? पीवाईक्यू से काम हो जाएगा आदित्य भाई, लगभग लगभग 90% चीज़ें उसमें से आती हैं। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप उस बात पे थोड़ा सा विश्वास रखिए। ठीक है। विश्वास रखिए, वहां से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो केमिकल रिएक्शन का आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको उसकी जो पीडीएफ है वो मिल गई होगी, पीपीटी भी मिल गई होगी, जो भी मतलब होता है ये। तो उसको अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, जब क्लास होती है तो क्लास से पहले 1-2 बार देख लें। जब आप 1-2 बार क्लास से पहले देख लेंगे तो आपको उसमें बहुत ठीक लगेगा। ठीक है। तो एक भैया हमारे, जब हमारी क्लास शुरू शुरू हुई थी, उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कह रहे थे कि वो अभी ये हाल है इन टीचर का तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा। तो आपने केमिकल रिएक्शन पूरा पढ़ लिया है, 5 दिनों की क्लास हमने लगाई है और सारा पीवाईक्यू भी आपको करा दिया है। अब मैं आपसे पूछा हूँ, मेरा हाल तो आप छोड़िए, आप अपना हाल बताइए। कि केमिकल रिएक्शन में आपका कैसा हाल है, मैं तो अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। और जब आप रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि केमिस्ट्री में आपकी जो स्थिति है बहुत मजबूत हो जाएगी। यकीन मानिए, बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है। चलिए, क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सब हो जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, आप चिंता ना करें। आप चिंता ना करें, आप बस जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहें। तो ये जो हमारा है आ, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल का जो हमारा चैप्टर है, यहाँ से भी आपको कई सारे सवाल मिलेंगे की है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा ये चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जो इसकी केमिकल रिएक्शन इसमें भी आएंगी, कुछ केमिकल रिएक्शन अभी आपको 2 जगह केमिकल रिएक्शन मिलेंगी। एक तो आपको यहाँ थोड़ा सा मिलेगा और उसके बाद आपको रिएक्शन मिलेंगी अम्ल और क्षार में जाकर, एसिड और बेस में जाकर आपको कुछ रिएक्शन मिलेंगी। बाकी सब ठीक हो जाएगा। चलिए, उसकी चिंता आप ना करें, बस आप क्लास को ध्यान से लें, कहाँ क्या पढ़ाना है वो हमारी जिम्मेदारी है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहला हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल। अब सुनो, अब इधर कमेंट करने पर ध्यान मत दो, आप मेरी बातों पर ध्यान दो। उधर कमेंट करने पर ध्यान दोगे तो कैसे पढ़ पाओगे? सुनो ध्यान से। अब हमने कहा मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु आपको पढ़ाने आए हैं। ये पीरियोडिक टेबल जानी पहचानी लग रही है क्या? यह कुछ, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कुछ जानी पहचानी लग रही है? हाँ, कुछ जानी पहचानी तस्वीर आपको लगेगी। ये पीरियोडिक टेबल है। जैसे संविधान में सारे के सारे आर्टिकल लिखे गए हैं ना, वैसे ही पूरे के पूरे 118 तत्व कहाँ लिखे गए हैं? 118 तत्व यहाँ लिखे गए हैं उसी तरीके से। अच्छा, अगर हमें संविधान में किसी अपने देश की व्यवस्था को देखना होता है तो हम संविधान का आर्टिकल पढ़ते हैं। और हमें अपने रसायन विज्ञान में हमें किसी तत्व को देखना होता है तो हम यहाँ जो है यहाँ देखते हैं। अच्छा, क्यों दिखा रहे हैं सर आप मेटल नॉन मेटल में, कहा क्यों दिखा रहे हैं? अरे सर, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यही इसकी कुंडली है। सारे के सारे मेटल और नॉन मेटल की कुंडली यहाँ है। अच्छा, हमने क्या कहा था? इन्हें हम ग्रुप कहते हैं, इन्हें हम लोग पीरियड कहते हैं। ठीक है। और सर,
आपने ये बताया था कि जितनी भी धातुएं हैं वो इस पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर होती हैं। जैसे बाएं से दाईं तरफ जाते हैं, जैसे बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो धातुओं का गुण घटता जाता है। और ये एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन यहां आती है, ये एक ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन यहां आती है। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन यहां आती है, इस लाइन के जब हम इधर जाएंगे तो आपको अधातुएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इधर जाएंगे अधातुएं मिलेंगी, इधर आएंगे तो आपको धातुएं मिल रही हैं। और ये जो बीच में आपका ये पड़ता है, एक ये गुण मिला, एक ये तत्व मिला, एक ये तत्व मिला, एक ये तत्व मिला, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एनसीईआरटी ने 7 तत्व बताए हैं, एनसीईआरटी ने 7 तत्व बताए हैं। तो ये जो 7 तत्व हैं, 7 तत्व हैं, इनको हम उपधातुएं कहते हैं। खैर अभी तक तो मैंने सिर्फ इतनी बात बताई कि जब आप किसी पीरियोडिक टेबल में जाएंगे और इसके दाईं तरफ जाते हैं, इसके राइट साइड जाते हैं, तो आपको अधातु मिलती है, नॉन मेटल मिलती है। और जब आप इसके बाईं तरफ जाते हैं, जब आप इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो आपको धातु मिलती हैं और बीच में कुछ ऐसा मिलता है, मेटल मिलती है। और बीच में कुछ तत्व ऐसे मिलते हैं जहां मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण मिलते हैं, जिसे हम मेटलॉइड कहते हैं, जिसे हम मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ा तो पहली डेफिनेशन लेंगे। जब हमने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी तो हमने ये कहा था कि धातुओं का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, अपनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं और उन पर धनात्मक आवेश आ जाता है। वहीं नॉन मेटल जो होती हैं, अधातुएं जो होती हैं, उनका गुण होता है कि वो बाहर से जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगी और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के ऊपर उन पर नेगेटिव आवेश आ जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी के बाईं तरफ जितने भी तत्व हैं, उनका एक गुण, स्वभाव, प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, नकारात्मक आवेश को त्याग कर धनात्मक आवेश अपने ऊपर धारण करती हैं। और जितनी भी आवर्त सारणी में दाईं ओर तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन और लेते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद अपने ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। सर ये ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का कारण क्या है? इसका कारण है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है या ऋणावेश होता है। अगर कोई भी तत्व इसे ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, और कोई भी तत्व इसे जो है त्यागता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। कोई भी तत्व अगर त्यागता है तो उस पर धनावेश आ जाता है, उस पर धनावेश आ जाता है, उस पर धनावेश आ जाता है। ये बात हमने बताई थी। ऐसा क्यों होता है, अगर इसकी डिटेल समझना चाहते हो तो ऐसा क्यों होता है ये भी समझो। यहीं पर देखो, ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि हमने सोडियम लिया, धनावेश और ऋणावेश बता रहा हूं, हमने सोडियम लिया और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है। इसका मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इसे आपने परमाणु क्रमांक कहा। अगर आप इसे परमाणु क्रमांक कह रहे हैं तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होंगी? 2, 8 और 1 होगी, 2, 8 और 1 होगी। अच्छा, जितने किसी भी परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, जितने किसी भी परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, उतने ही उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उतने ही उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या अगर 11 है तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो जाएगी। अच्छा सर ठीक है, अब ध्यान देना, जरा ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? आपको यह ध्यान देना है कि ये जो आपका प्रोटॉन है, इन पर सकारात्मक चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन है इन पर नकारात्मक चार्ज होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सोडियम के भीतर 11 तो सकारात्मक चार्ज है और सोडियम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस पर 11 नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर है, इसीलिए ऐसे वाले परमाणु को हम लोग उदासीन परमाणु कहते हैं। उदासीन परमाणु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर बराबर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर बराबर हो रहे हैं। अच्छा ठीक है,
अगली बात ध्यान से समझना, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इन 11 में से इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास चार्ज कितना बचा? 10 बचा। इसके पास चार्ज कितना बचा? 10 माइनस के बचे। और प्रोटोनों का चार्ज कितना है? 11 प्लस का है। तो देखो ध्यान से, 11 प्लस का चार्ज है, 10 माइनस का चार्ज है त्यागने के बाद। तो जैसे ही एक त्याग दिया, एक इसने त्याग दिया, तो इस पर चार्ज कैसा आया? चार्ज इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया? क्योंकि प्रोटॉन 11 हैं और प्रोटॉन 11 हैं और इलेक्ट्रॉन 10 है। यहीं से हम कहते हैं कि जब कोई, यहीं से ये बात निकल कर आती है कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की धनात्मक तत्व होती हैं। धातु जो होती है वो विद्युत की धनात्मक तत्व होती है। क्यों धनात्मक तत्व होती है? उसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि वे एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है और उनमें आवेश बनाने की प्रवृत्ति होती है। बताइए, ये बात क्लियर है क्या? उनमें आवेश बनाने की प्रकृति होती है, नेचर उनका होता है। एक बात हुई धातु के बारे में। हाइड्रोजन अपवाद जो पहला ग्रुप है, उस पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को रखा गया है। हाइड्रोजन एक अधातु है, लेकिन अपवाद के स्वरूप उसे वहां रखा गया। सब पहले आपको बताया गया है। ठीक है, बात समझ में आई? ये बहुत तेजी से इसलिए बताया क्योंकि पहले कई बार बता चुका हूं इस बात को। अब आइए यहां से आगे, यहां से आगे चलेंगे तो फिर हम कहेंगे कि अधातु क्या होता है। यहां से आगे चलेंगे, अधातु क्या होता है? भाई अभी बताया, अधातु वो होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की पावर होती है। उदाहरण ले लेंगे, देखो, जिनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की ताकत होती है। मान लेते क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 19 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 2, 8, 10 और 17 है। इसका परमाणु क्रमांक 17 है। 2, 8, 10 और 1, 7, 17 हो जाएगा। तो सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को धारण करने की प्रकृति रखता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को धारण करने की प्रकृति रखता है, इसीलिए इसे अधातु कहते हैं। इसीलिए इसे अधातु कहते हैं। कुछ जो है, पहले धातु के एग्जाम्पल देखते हैं, धातु के मेटल के एग्जाम्पल, धातु के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। देखिए, पहला एग्जाम्पल लिया किसका? सोडियम का। वैलेंसी इसका जो कितना है, ये परमाणु क्रमांक 2, 8, 1 है। 2, 8, 10 और 1 है। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10 आ गए। चार्ज कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। वैलेंसी कितनी है? 1 है। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम का। 2, 8, 10 और 2, 12 हो गए। ये इलेक्ट्रॉन कितने त्यागेगा? 2 त्यागेगा। तो चार्ज कैसा आ जाएगा? 2 पॉजिटिव आ जाएगा। 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो जो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में आयन पढ़े हैं ना, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो आयन पढ़े हैं, इसी को आयन कहते हैं। अगर किसी को वहां समझ में नहीं आया था तो यही आयन बनकर तैयार हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इन्हें ही हम आयन कहते हैं। वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने के बाद क्या बन जाता है? ग्रहण करने के बाद आयन बन जाता है। अब हम लोग उदाहरण देंगे क्लोरीन का, मतलब अधातु के उदाहरण है ये, अधातु के उदाहरण। अधातु क्या करती हैं? अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। चलिए, क्लोरीन का कितना है? 2, 8, 7 है, 17 होता है। अगर 17 इसका है तो 17 होने में क्या हो जाएगा? 17 होने में क्या हो जाएगा? ये 2, 8, 7 अभी बताया, एक ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन को ले लीजिए। पहली और दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2 हैं, अगली कक्षा में 6 हैं। अगली कक्षा में होने कितने चाहिए? अगली कक्षा में 8 होने चाहिए। इसको 8 करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसकी वैलेंसी 2 है, तो इस पर 2 चार्ज आ जाएगा। कैसा? 2 चार्ज इस पर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। ध्यान से समझो, बकवास मत करो। अगला हुआ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 7 है। 7 है तो इसकी पहली कक्षा में 2 है, अगली कक्षा में 5 है।
कितने चाहिए इसको, कितने चाहिए इसको, 3 चाहिए, बाहर से 3 चाहिए। अगर इसको बाहर से 3 चाहिए, बाहर से 3 लेगा और इस पर नेगेटिव आवेश 3 आ जाएगा, वैलेंसी 3 है। तो कंक्लूजन क्या निकला, धातु और अधातु आवर्त सारणी के वो तत्व होते हैं, वो तत्व होते हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं उनको अधातु कहते हैं। जो त्याग देते हैं उनको धातु कहते हैं। जो त्याग रहे हैं, जिनको धातु कह रहे हैं, उन पर क्या आ जाता है, उन पर आ जाता है धनावेश। और जो ग्रहण कर रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, उन पर क्या आ जाता है, उनको क्या आ जाता है, उनके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। चलिए, ये एक नोट बनाया है। क्या बनाया, ऐसा एक सवाल आया था कि आवर्त सारणी के बाएं हिस्से में और आवर्त सारणी के जो बायां हिस्सा है, जो उसका बीच वाला हिस्सा है और जो उसका निचला हिस्सा है, इन तीनों हिस्सों में आपको धातु मिलती है। लेकिन अगर दाहिने हिस्से में देखेंगे, दाईं ओर देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, अधातु मिलेगी। इसका एक अपवाद हाइड्रोजन है, जो कि मैंने पहले बताया। इसका एक अपवाद हाइड्रोजन है जो बाईं ओर है, जो है कौन सी ओर, जो बाईं ओर है। और बाईं ओर होने के बावजूद भी, बाईं ओर होने के बावजूद भी अधातु है, अधातु है। ये आवर्त सारणी के अपवाद में हम लोग कहते हैं कि अपवाद है आवर्त सारणी का। चलिए, बहुत क्लियर। तुम करते रहो गलत सही, ये गलत है वो गलत है, वो तुम करते रहो अपने हिसाब से जो तुम्हें करना है, ठीक है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये गलत है वो गलत है, तुम करते रहो। चलो जी, अब हम आवर्त सारणी के भौतिक गुण पढ़ेंगे। आवर्त सारणी के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे और अधातु के भी भौतिक गुण पढ़ेंगे। जो हम भौतिक और अभौतिक गुण पढ़ने शुरू करेंगे, मतलब रासायनिक और भौतिक गुण पढ़ेंगे, उनके रासायनिक गुणों को बाद में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर इसके भौतिक गुणों के बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके क्या पढ़ रहे हैं, पहले भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। अच्छा, खास बात क्या है, भौतिक गुणों में पहला गुण ले रहे हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था ये बताना चाहती है कि कोई पदार्थ ठोस है, कोई पदार्थ गैस है या कोई पदार्थ द्रव है। ये भौतिक अवस्था होती है, मतलब किस फॉर्म में मिलता है, उसके जो क्या बोलते हैं, कण होते हैं, उन कणों के बीच में कितना गैप होता है। इस आधार पर हम कह रहे हैं, इस आधार पर हम कह रहे हैं कि वो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। एक बात तो हम ये कह रहे हैं कि जो धातुएं होती हैं, वो धातुएं सभी ठोस अवस्था में मिलती हैं, सभी धातुएं ठोस अवस्था में मिलती है। लेकिन उसका एक अपवाद पारा है, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है। बात ठीक है। फिर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपके पेपर में आया है कि जो गैलियम है, अगर गैलियम को हाथ में लेते हैं तो गैलियम भी पिघल जाता है। जब आपको आवर्त सारणी पढ़ाई थी तो आवर्त सारणी में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका लगभग जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो इतना कम गलनांक हो जाना, इतना कम गलनांक हो जाना बड़ी अपवाद की बात है। तो हम ये कहते हैं कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा उसका एक अपवाद होता है और गैलियम भी उसका एक अपवाद है, क्योंकि गैलियम को भी हाथ में लेने पर जो है वो गल जाता है, पिघल जाता है। ये बात हमने आवर्त सारणी में पढ़ी है। फिर दूसरी बात हमने कहा कि जो अधातुएं होती हैं वो तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। तीनों अवस्थाओं में मिलने का मतलब है कि जो अधातु है वह ठोस में मिलेगी आयोडीन की तरह, वह द्रव भी मिलेगी ब्रोमीन की तरह, वह गैस भी मिलेगी ऑक्सीजन की तरह। तो हमने कहा जहां धातुएं केवल ठोस अवस्था में मिलती हैं और अपवाद के रूप में ही पारा और गैलियम दिखाई देता है, वहीं अधातुएं जो हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या बताया, अरे यहां नहीं लिखना है भाई, ये सब आपको मिलेगा पीडीएफ में। यहां क्या लिखोगे, यहां समझो केवल ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। तो हमने क्या बताया कि जो आपकी अधातु है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिलती है। चलिए यहां से आगे बढ़े, अगली अवस्था पकड़ी। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका पारा है,
ये ना तो बिल्कुल द्रव अवस्था में है और ना बिल्कुल ठोस अवस्था में है, लेकिन हम लिखने को क्या कहते हैं कि पारा द्रव अवस्था में है। अगर हम इसकी तुलना करते हैं किससे, इसकी तुलना अगर हम करते हैं आपके जो है लोहे से करेंगे, लोहे से करेंगे, तो लोहे से इसकी तुलना करने पर आप कहेंगे कि ये पारा जो है ये द्रव अवस्था में मिलता है। ये अपवाद है, ये अपवाद है किसका, ये अपवाद है आपका ठोस अधातु का, ये अधातु का अपवाद है। ठीक है, अगला लेंगे। दूसरा, जो धातुएं होती हैं उनमें एक प्रकार की चमक होती है जिसे मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। एक प्रकार की चमक होती है जिसे मेटेलिक लस्टर बोलते हैं धातुओं में, लेकिन जो अधातु होती हैं उनमें कोई चमक नहीं होती। फिर भी अगर देखा जाए तो आयोडीन एक ऐसी अधातु है, आयोडीन और ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें क्या पाई जाती है, जिसमें चमक पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि धातुओं में क्या चमक होती है तो हम कहेंगे धातु अपनी चमक के लिए जानी जाती है और उन पर पॉलिश भी की जा सकती है, पॉलिश करके और ज्यादा चमकदार हो जाती हैं। जैसे लोहे पर आपने देखा होगा कि लोहे पर पॉलिश कर देते हैं, या स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वो भी चमकीला होता है, या चांदी होती है, चांदी भी चमकीली होती है, या कहेंगे सोना है तो सबसे ज्यादा चमक दिखाई देती है। लेकिन अधातु जो होती हैं, अधातु में उतनी चमक नहीं पाई जाती है। जब अधातु में चमक नहीं पाई जाती, क्या अधातु का और कोई अपवाद है? हाँ, अधातु का अपवाद है आयोडीन और ग्रेफाइट, इन दोनों में चमक पाई जाती है। इसलिए पूछा जाएगा ऐसा अधातु बताइए, ऐसा अधातु बताइए जिसमें चमक पाई जाती है, तो आप कहेंगे आयोडीन और ग्रेफाइट है, आयोडीन और ग्रेफाइट है। चलिए, इसे ग्रेफाइट ये देख रहे हैं आप, ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है, और ये देख रहे हैं आप ये आयोडीन है, आयोडीन है। अगला घनत्व, अगर घनत्व की बात करेंगे, जो धातु होती हैं, जो धातु होती हैं तो धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है और अधातुओं का घनत्व कम होता है। लेकिन अगर देखें सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम को देखेंगे तो उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। उन्हें क्योंकि चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, तो उनका घनत्व कम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिथियम पोटेशियम सोडियम जो हैं वो धातुओं के अपवाद होते हैं। किस मायने में? क्योंकि वे कठोर ना होकर उनका घनत्व कम होता है, उन्हें चाकू से काट सकते हैं। तो डेंसिटी आपने बताया, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी का फार्मूला होता है। मास बटे वॉल्यूम डेंसिटी का फार्मूला होता है। मतलब कितने क्षेत्र में, आयतन का मतलब होता है घेरा गया स्थान, कितने क्षेत्र में कितने पदार्थ की मात्रा आती है, कितने एरिया में, क्षेत्र की जगह आप कह सकते हैं कितने स्थान में, क्षेत्र तो फिर क्षेत्रफल हो जाएगा, कितने स्थान में कितने पदार्थ की मात्रा आती है उसे द्रव्यमान कहते हैं। वास्तव में घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप लिथियम सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे तो ये हल्के होते हैं, पानी से भी हल्के होते हैं, इसलिए पानी में तैर जाते हैं। जबकि धातु अगर आप देखोगे तो पानी में डूब जाती है, धातुएं पानी में डूब जाती हैं। अधातु की बात करते हैं, घनत्व कम होता है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप है जिसे हीरा कहते हैं, कार्बन का एक अपरूप है जिसे हीरा कहते हैं, वो जो है उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा अधिक होती है। और हीरा जो होता है वो दुनिया में पाई जाने वाली सबसे कठोर पदार्थ भी है, सबसे कठोर पदार्थ भी है, सबसे कठोर है। क्यों कठोर? कारण क्या है? इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो घनत्व में हमने क्या पढ़ा? घनत्व में हमने क्या पढ़ा? घनत्व में हमने कहा कि जो घनत्व होता है उसका धातुओं का घनत्व ज्यादा होना चाहिए, और जो धातुओं का घनत्व है ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है उसे चाकू से काटा जा सकता है। इसलिए लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है वो आपका अपवाद बनती है। फिर अधातु की बात करते हैं तो अधातु का घनत्व कम होता है, अधातु का घनत्व कम होता है, लेकिन फिर भी हीरा एक ऐसी अधातु है जिसका घनत्व ज्यादा होता है, हीरे में भी चमक होती है। फिर अगला लिया तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका लिथियम है, चाकू से काट रहे हैं, ये आपका सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है। इसे आप इस तरह की कुछ धातु होती हैं जिसे काट सकते हो।
ठीक है, ये अपवाद है किसका? धातु का। फिर गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं कि कितने पॉइंट पर, कितने टेम्परेचर पर जाकर धातुओं को गलाया जा सकता है, और कितने गलनांक पर, कितने टेम्परेचर पर जाकर, कितने टेम्परेचर पर जाकर कोई भी धातु जो है वाष्प में तब्दील हो जाती है या लिक्विड में तब्दील हो जाती है, वो की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब आप गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं तो जो आपकी धातु हैं, क्योंकि उनका घनत्व ज्यादा होता है, धातु जो है उनका जो घनत्व होता है क्योंकि ज्यादा होता है, उनको गलने के लिए भी ज्यादा होता है, तो उनको गलने के लिए भी टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, उनको गलने के लिए भी टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। इसीलिए धातुओं के गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। लेकिन क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और जो आपका लिथियम है, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी, अच्छा साइड हो जाइए, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू भाई। इसलिए कह रहे हैं कि पोडियम है, सोडियम है, और आपका सोडियम है, गैलियम है, पोटेशियम है, इसके गलनांक कम होते हैं, तो ये इसका अपवाद हो जाएगा। अगर आप देखें तो अधातुओं के गलनांक वैसे तो कम होते हैं, अधातुओं के गलनांक वैसे तो कम होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कार्बन जो है, कार्बन का ही एक अप्रूफ कौन सा है? ग्रेफाइट है। कार्बन का ही एक अप्रूफ हीरा है। तो अगर हम कार्बन की बात करेंगे, अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे, बोरोन की बात करेंगे, तो इनका जो गलनांक होता है ज्यादा होता है। ये ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आपका जो है धातुएं होती हैं, उन धातुओं का गलनांक ज्यादा होता है, लेकिन अपवाद सोडियम, पोटेशियम, गैलियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम होता है। और अगर हम अधातुओं की बात करते हैं, अधातुओं की बात करते हैं, तो अधातुओं के गलनांक सामान्यता कम होते हैं, लेकिन कार्बन, सिलिकॉन जैसी जो अधातुएं हैं उनका ज्यादा होता है, उनका ज्यादा होता है। ठीक है, अगली बात हो गई। एक्सेप्शन कहते हैं आदित्य भाई, एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन का मतलब कि एक सामान्य धारणा है, सामान्य धारणा है। एक्सेप्शन कहते हैं कि सामान्य धारणा है, उसके सामान्य धारणा के विपरीत अगर कोई गुण होता है तो उसे एक्सेप्शन कहते हैं। यानी कि एक घर में 20 लोग हैं, उन 20 लोगों का अच्छा आचरण है, लेकिन आप कहेंगे कि उन 20 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो नालायक प्रकृति का है, तो आप कहेंगे ये इस परिवार का क्या है? ये इस परिवार का एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगला, जैसे एल्यूमिनियम को आपने देखा था कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम को पीट पीट कर चादरें बना सकते हैं और उससे बर्तन बना सकते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है जिंक, इसका भी एक अपवाद है जिंक। अगर जिंक को आप चादर बनाने के लिए पीटना शुरू करोगे, चादर बनाने के लिए जिंक को पीटना शुरू करेंगे, तो पीटने पर ये चादर की जगह टूट जाएगा। जो धातु है, धातु में तो बढ़ोतरी होनी चाहिए, चादर बनती जाती है, चादर बनती जाती है। अपवाद क्या है? जिंक। जिंक इसका एक अपवाद है, जिंक एक जस्ता जो है अपवाद है, मरकरी एक अपवाद है जिसे पीटकर चादरें नहीं बनाई जा सकती। और अधातुओं में आघात वर्ध्यता नहीं होती, किसी भी अधातु में आघात वर्ध्यता नहीं होती है। ये जो आघात वर्ध्यता नहीं होती है, इसे पीटकर चादर में नहीं बदला जा सकता है। अगला सवाल लेंगे। ये देखते हो आप, पीट कर ये पेपर बनाया जा रहा है। जब आप वो रोटी लपेटने का फॉइल पेपर देखते हैं, सब मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे करके। अगला देखेंगे, तन्यता होती है। तन्यता का मतलब होता है खींचकर तार बनाना, खींचकर तार बनाना। तन्यता का मतलब होती है खींचकर तार बनाना, खींचकर तार बनाना। आपको पता है कि धातुओं के खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिंक को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। और तार बनाने की अगर बात करेंगे तो आपने पढ़ रखा है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोने की जो तन्यता होती है, ओरम की जो तन्यता होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। डक्टिलिटी जो होती है ओरम की सबसे ज्यादा होती है। आघात वर्ध्यता, अगर हम धातुओं की बात करेंगे तो इनमें आघात वर्ध्यता नहीं होती है, आघात वर्ध्यता नहीं होती है। और खास बात क्या है कि अगर आप कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन को तकनीक देकर, कार्बन को तकनीक देकर, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल कुछ फाइबर, कुछ रेशे बनाए जा रहे हैं।
अगर पेपर में ये पूछे कि कौन सी अधातु है जिससे आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेसे बनाए जा रहे हैं, तो आप बता देंगे कि वर्तमान में जो है कार्बन के रेशे बनाए जा रहे हैं, वैसे अधातु। ये देखेंगे आप कि यहाँ आप इधर से आप देते जा रहे हैं, इसमें एक और इससे तार बनता जा रहा है सोने का, ठीक है। फिर होता है भंगुरता। भंगुरता का मतलब होता है अगर आप किसी हथौड़ी से पीटते हैं, किसी चोट से मारते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हथौड़ी से पीटने पर ये टूटते नहीं हैं। हथौड़ी से पीटने पर टूटते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, इसे भंगुरता कहते हैं, इसे भंगुरता कहते हैं। तो अधातुएं भंगुर नहीं होती है। आप किसी लोहे के टुकड़े को पीटते रहेंगे, लोहे के टुकड़े को पीटते रहेंगे, तो पीटने पर क्या होता है, वो फैलता जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जब हम अधातु की बात करेंगे तो फिर ये टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप नमकील आयोडीन लेते हैं, नमक लेते हैं, या कार्बन लेते हैं, या कोयला ही ले लीजिए, अगर आप कोयले को तोड़ते हैं तो कोयले को तोड़ने पर कोयला दो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, और दो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भंगुरता, कोई पूछ रहा है कि भंगुरता का क्या मतलब होता है, भंगुरता का मतलब होता है कि अलग अलग टुकड़ों में टूट जाना, आसानी से टूट जाना, आसानी से टूट जाना। तो अधातुएं आसानी से टूट जाती हैं, जैसे कि मैंने कोयले का बताया कि जो है, कोयले का बताया कि जो कोयला है उस कोयले को अगर आप तोड़ेंगे तो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगी, जबकि धातु के साथ ऐसा नहीं होता। कठोरता की बात करेंगे तो धातु ज्यादा कठोर होती है, अधातु उतना कठोर नहीं होती। धातु कठोरता, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अधातु का भी कोई गुण ऐसा होता है जो उसमें उसमें कठोरता आ जाती है, तो हाँ, हीरा एक ऐसी अधातु है। हीरा एक ऐसी अधातु है जिसमें कठोरता होती है, इसीलिए हीरा को अपवाद माना जाता है, हीरे को अपवाद माना जाता है। किसका किसका अपवाद मान रहे, कठोरता का, ठीक है। तन्यशीलता का मतलब होता है भार सहने की क्षमता, बाहर सहने की क्षमता। अगर आप किसी लोहे का एक टुकड़ा है, ये लोहे का एक टुकड़ा है, इस पे आपने एक हाथी को खड़ा कर दिया, ऊपर से एक हाथी खड़ा किया, तो ये हाथी खड़ा होने के बाद भी टूटना नहीं है, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आपने कोयले का टुकड़ा ले लिया, आपने एक कोयले का टुकड़ा ले लिया और कोयले के टुकड़े पर आपने ऐसे हाथी को खड़ा कर दिया, तो हाथी का, इसका कोयले के टुकड़े का चूरा हो जाएगा। इसे ही कहते हैं तन्य शक्ति। तो मान के चलिए कि आपने बड़े बड़े पुल बनाए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं, तो पुलों में आपने क्या किया है, पुलों में आपने लोहे का यूज किया है। लोहे का यूज इसलिए किया है क्योंकि लोहे की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, तन्य शक्ति जो होती है वो ज्यादा होती है, तन्य शक्ति जो होती है वो ज्यादा होती है लोहे की। जबकि अगर हम अधातुओं की बात करेंगे तो अधातुएं टूट जाती हैं। साइड हो रहा हूं भाई, साइड हो रहा हूं, पढ़ाने के लिए तो थोड़ा बहुत बीच में आना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की चालकता धातु जो होती है, विद्युत की चालकता उनमें ज्यादा होती है। जैसे कि आपने अर्जेंटम को देखा है चांदी में, कि चांदी की जो विद्युत चालकता होती है सबसे ज्यादा होती है। अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती, अधातु विद्युत की चालक नहीं होती है, और विद्युत की चालक नहीं होती उसके बावजूद भी ग्रेफाइट चालक होता है, ग्रेफाइट चालक होता है। इस ग्रेफाइट का प्रयोग ही हम पेंसिल में भी करते हैं, इस ग्रेफाइट का प्रयोग ही हम लोग शुष्क स्नेहक के रूप में भी करते हैं, शुष्क स्नेहक के रूप में भी इस ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगला लेंगे। ऐसे विद्युत चालकता कि भाई आपने एक लोहे का या चांदी का कोई ऐसी छड़ ली और उसमें देखा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो ज्यादा ज्यादा जो है कंडक्टिव है, ज्यादा कंडक्टिव है, ठीक है। और अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वो बढ़िया कंडक्टर वो नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए अगला लेंगे। अगला सवाल है उष्मा की चालकता। उष्मा की चालकता धातुओं में जो है ज्यादा होती है। लोहे में उष्मा आराम से लोहा गर्म हो जाएगा, तांबा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। चालकता का मतलब होता है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि इसमें प्रवाह आसानी से हो सकता है, इसके आर पार उष्मा फैल सकती है। उष्मा का
फैलाव हो सकता है, फैलाव हो सकता है, क्योंकि धातुओं में उष्मा की चालकता ज्यादा होती है, इसी वजह से चालकता ज्यादा होती है, इसी वजह से हम बर्तन जो बनाते हैं, बर्तन जो बनाते हैं वो धातु में तांबे के बनाए, एल्यूमिनियम के बनाए, तांबे के बनाए, एल्यूमिनियम के बनाए, क्योंकि इनकी उष्मा चालकता ज्यादा होती है। उष्मा चालकता ज्यादा होती है तो इसमें हीट बहुत तेजी से फैल जाती है, हीट तेजी से फैल जाती है तो खाना जल्दी बन जाता है, तो खाना जल्दी पक जाता है, खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। यहां से आगे बढ़ेंगे, लीजिए, यहां से आगे बढ़ेंगे तो 12 नंबर मिलेगा जिसे विलेयता कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी किसी भी विलयन विलायक में घुल जाना, किसी भी विलायक में घुल जाना, किसी भी विलायक में घुल जाने को हम क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी कहते हैं। तो अगर हम लोहे के टुकड़े को किसी पानी में डाल देंगे, अगर हम लोहे के टुकड़े को किसी पानी में डाल देंगे तो क्या लोहे का टुकड़ा घुल जाएगा पानी में? नहीं, लोहे का टुकड़ा पानी में नहीं घुलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है क्योंकि धातु जो होती हैं उनके कण बहुत मजबूती से, कण बहुत मजबूती से एक जगह पैक होते हैं, बहुत मजबूती से जकड़े हुए होते हैं, इसलिए वो घुलते नहीं हैं, इसलिए वो घुलते नहीं हैं। और जो अधातुएं होती हैं वो आसानी से किसी भी विलायक में घुल सकती हैं, आसानी से किसी भी विलायक में घुल सकती हैं। ठीक है, यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम मिश्र धातु में आए। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। ठीक है, धातुओं को बनाकर मिश्र धातु बनाई जा सकती है। उदाहरण अगर हम लेंगे तो आपने पीतल लिया, जब आपने पीतल लिया तो आपने कहा कि तांबा ले लिया, तांबा ले लिया और भाई जस्ता ले लिया, तांबा और जस्ता लिया। तांबे और जस्ते से आपने क्या बनाया? पीतल बनाया। तांबा भी एक धातु है, जस्ता भी एक धातु है, दोनों को मिलाने से जो धातु, मिश्र धातु बनी, उसे आपने पीतल कह दिया। ठीक है, फिर आपने कहा सर कांसा, कांसा भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। हाँ, कांसे में हम क्या ले लेते हैं? हम तांबा लेते हैं और टीन लेते हैं। जब तांबे और टीन को एक जगह मिला दोगे तो कांसा बन जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उससे मिश्र धातु बनाई जाती है, मिलाया जाता है तो उससे मिश्र धातु बनाई जाती है। लेकिन अधातु की अगर बात करेंगे तो अधातुओं को मिलाने पर मिश्र धातुएं नहीं बनाई जाती है। एक सवाल बहुत अच्छा यहां पर यह बनता है, क्या बनता है सवाल? सवाल ये बनता है कि अगर एक धातु पारा हो और एक धातु कोई अन्य हो, एक धातु पारा हो और एक धातु कोई अन्य धातु हो, उससे बनने वाली जो मिश्र धातु होती है उसे अमलगम कहते हैं। उससे बनने वाली मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। चलिए, बात ठीक है। चलिए, अगला ले रहे हैं ध्वन्यात्मक। अगर आप धातु को पीटते हो तो धातु को चोट मारने पर या धातु को पीटने पर, धातु पे चोट मारने पर या धातु के पीटने पर ध्वनि आती है, साउंड आती है। धातु के पीटने पर ध्वनि या साउंड आती है, लेकिन अधातु को पीटने पर साउंड नहीं आती है। इसलिए आप देखिए कि अगर आपने कोई लोहे का टुकड़ा लिया, आपने लोहे के टुकड़े के अलावा कोई और कोई भी ऐसे मान लेते, स्टील ले लिया, तांबा ले लिया, टीन ले ली, ये जो कैन आती है, कोल्ड ड्रिंक की कैन आती है, इसे आप ऐसे दबा रहे हैं, इसमें ऐसे ऊपर से कुछ मार रहे हैं, किसी पत्थर पर फेंक कर मार रहे हैं, तो आप कहेंगे कि उसमें क्या होता है? उसमें आवाज आती है, उसमें आवाज आती है। बात समझ रहे हैं? तो धातुओं में ध्वन्यात्मक प्रकृति होती है, जबकि अधातुओं में अध्वन्यात्मकता होती है, वो ध्वनि को उत्पन्न नहीं करती हैं, वो ध्वनि को उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला लेते हैं, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 2024 का सवाल है। बताइए क्या सवाल बनाएंगे? पहला सवाल बनाइए। बनाइए सवाल जो आपने पढ़ा है पिछले आधा घंटे में। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है?
ठीक, आप कुछ क्या पढ़ रहे हैं? आप, आपका सारा सारा दिमाग रहता है कमेंट करने में। जो लोग ए बता रहे हैं, ये पूछ रहा है कौन सी अधातु है, कौन सी अधातु है? अधातु ब्रोमीन है, अधातु ब्रोमीन है, और धातु पारा है। अधातु ब्रोमीन है और धातु पारा है। धातु पारा है। पूछता है अधातु कमरे के ताप पर। जब कमरे के ताप की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कमरे का ताप कहते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कमरे का ताप कहते हैं। तो ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो ब्रोमीन होती है। तो वो ब्रोमीन होती है। जिन बच्चों ने पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो सिर्फ यहाँ देखा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है और सीधा लगा दिया, क्या सीधा लगा दिया, ब्रोमीन। ठीक है, अगला। इनमें से कौन सा एक तत्व उपधातु है? उनमें से कौन सा एक तत्व उपधातु है? पिछली स्लाइड में आपको ये बताया गया था, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। ये सब क्या है? ये सब आपकी नॉन मेटल है। ये सब आपकी नॉन मेटल है, सब आपकी अधातुएं होती है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो आपको ने पढ़ा है, ये टीन है, ये कार्बन है, और ये आपका लेड है। ये आपका लेड है। ठीक है? ग्रुप डी 2022 में आया हुआ सवाल है ये। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अर्ध धातु का सही युग्म है? ये सवाल भी आपके ग्रुप डी 2022 में ही आया है। अर्ध धातु कहता है, अर्ध धातु को ही उपधातु कहते हैं। अर्ध धातु को ही उपधातु कहते हैं। तो सेमी मेटल कहें या मेटलॉइड कहें? सेमी मेटल कहें या मेटलॉइड कहें, तो सल्फर और फास्फोरस तो जो है भाई अधातु हो जाएंगी। हाइड्रोजन और हीलियम भी अधातु हैं। कार्बन और नाइट्रोजन भी अधातु हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होती हैं वो आपकी अर्ध धातु हैं। वो आपकी अर्ध धातु हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर ग्रुप डी में ही सवाल आया है, 2022 में ही सवाल आया है, इनमें से कौन सी एक उपधातु है? इनमें से कौन सी एक उपधातु है? बिस्मथ, एंटीमनी, सेलेनियम, आर्म, आयरन। बताइए कितनी उपधातु हैं? एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी में जो है 7 उपधातु बताई गई हैं। एनसीईआरटी में 7 उपधातु बताई गई हैं। जो बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे थे उनका अभी भी गलत है, अभी भी उनका गलत है। इसीलिए तो सवाल साथ साथ लगाते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, आप चेक कर लीजिए। आप क्लास में कितना एक्टिव थे, क्लास लेने के दौरान चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। एंटीमनी बताया तो है अभी। 2, 4, 6 और एक 7।
इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बॉयज गर्ल्स साथ में पीते हैं। बॉयज गर्ल्स साथ में पीते हैं, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। बॉयज गर्ल्स साथ में पीते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। कौन सा तत्व ना तो धातु है ना उपधातु है? ना तो धातु है ना उपधातु है, कौन सा तत्व? ये तो फास्फोरस है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है। अधातुओं के संबंध में विचार करना है, 2022 का सवाल है। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला, अधातुएं प्रकृति में विद्युत की ऋणात्मक होती हैं। नहीं, विद्युत की धनात्मक, अच्छा अधातुओं की बात करता है, हाँ। अधातुएं प्रकृति में विद्युत की ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। बात तो ठीक लग रही है। इसमें दो ऑप्शन एक जैसे हैं, शायद देखेंगे कौन से हैं। अधातुएं प्रकृति में विद्युत की ऋणात्मक होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती है। नहीं, इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करती, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, इसलिए ऋणात्मक होती हैं। अधातुएं प्रकृति में विद्युत की ऋणात्मक होती है, यहां तक तो ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती है, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगी तो धनात्मक हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। अधातुएं प्रकृति में विद्युत की धनात्मक होती हैं, विद्युत की, अधातुएं प्रकृति में विद्युत की धनात्मक हो जाती हैं, विद्युत की, अच्छा विद्युत की जो है विद्युत की ऋणात्मक होंगी तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, नहीं इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण करती हैं। अधातुएं प्रकृति में विद्युत की धनात्मक होती हैं, अधातुएं धनात्मक थोड़ी होती है, अधातुएं तो ऋणात्मक होती है। तो धनात्मक ये गलत है। यहां तक विद्युत की ऋणात्मक है लेकिन इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, नहीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देती है, ये इसलिए गलत है। विद्युत की ऋणात्मक है, धातुएं प्रकृति में विद्युत की ऋणात्मक है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती हैं। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं क्या? कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत की ऋणात्मक है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है, हाँ। ये तो धातु हो जाएगा, ये सवाल बनेगा। क्योंकि ये किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण किसका है? उल्टा बनाया है सवाल। देखिए सवाल कितना बढ़िया बनाया है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत की ऋणात्मक होती हैं, विद्युत की ऋणात्मक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं। विद्युत की ऋणात्मक होती है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। ए ऑप्शन ठीक होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा। कौन सा सही है ये पूछ रहा है ना? धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की ऋणात्मक होती हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि ये ग्रहण करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और विद्युत की ऋणात्मक होती हैं। ए होगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और विद्युत की ऋणात्मक होती हैं। विद्युत की ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। ए है। ये नॉन मेटल लिखा है, इसीलिए तो कंफ्यूजन बना ये इसीलिए तो कंफ्यूजन बना है। नॉन मेटल है, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा अलग अलग है। नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, इसलिए तो कंफ्यूजन बना है ये। टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक है। इधर लिखा है ना, देखो नॉन, ये नॉन लिखा है यहाँ, यहाँ लिखा है ना नॉन। इधर लिखा है ना ये नॉन, इसकी वजह से मिस्टेक है। इधर लिखा है ना।
ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल लें, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, धातु का वह कौन सा गुण होता है जो उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातु का वह कौन सा गुण होता है जिससे उसे तार के रूप में ढाल सकते हैं? अभी भी कुछ लोग गलत दे रहे हैं। चादरें बनाई जाती है आघात वर्ध्यता की वजह से, और तन्यता होता है जिसके आधार पर तार बनाते हैं। चालकता होता है उसके भीतर सरंध्रता, खालीपन, कणों के बीच में बीच जो स्थान होता है उसे ही सरंध्रता कहते हैं। किस गुण के कारण उनके फॉइल बनाई जा सकती हैं? ऐसा कौन सा गुण है धातुओं का जिसके कारण उनकी फॉइल बनाई जा सकती है? धातुओं का कौन सा गुण है जिसके कारण उनकी फॉइल बनाई जा सकती है? तो फॉइल बनाई जा सकती है आघात वर्ध्यता के कारण। आघात वर्ध्यता के कारण फॉइल बनाई जा सकती है। आघात वर्ध्यता के कारण। नेक्स्ट, कौन सा गुण धातुओं के बारे में गलत है? धातुओं के बारे में गलत है। पहला, ये तन्य और आघात वर्ध्यता होती है। हाँ, होती है। ताप और विद्युत की सुचालक होती है। होती है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। हाँ। विद्युत की ऋणात्मक नहीं होती, विद्युत की धनात्मक होती है। विद्युत की धनात्मक होती है। विद्युत की धनात्मक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं चमकती हैं, पॉलिश किया जा सकता है, पारे को छोड़कर तरल में है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है। देखो कितना अच्छा ऑप्शन बनाया। आप करिए इस सवाल को, फिर मैं बताता हूं। एक बार करिए सवाल को। 2018 का सवाल है। 2018 का सवाल है, एक बार करिए। गलत जवाब आ रहे हैं बच्चों के। कौन सा गलत है? आप पकड़ ही नहीं पाए हैं। सोनम यादव का एक जवाब आया है, सोनम यादव का। और फिर जवाब आया है दिलशान। बाकी अब बच्चों के आने लगे हैं ठीक जवाब। सभी धातु तरल में नहीं होती, सभी धातु ठोस होती हैं। पारे को छोड़कर, पारा क्या है? पारा तरल है, इसलिए यहां गलती है इसमें। इसलिए यहां गलती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नर्म और लचीली होती है? कौन से ज्यादा नर्म और लचीली होती है? ये जिंक है, ये सोडियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये अर्जेंटम है। ये अर्जेंटम है, मतलब चांदी है। चांदी है। सबसे ज्यादा लचीली कौन सी होती है? अर्जेंटम। फिर है, लोहे को कठोर मजबूत करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाया जाता है। अगला सवाल है, सबसे तन्यशील धातु कौन सी है? सबसे तन्यशील अगर इसमें देखेंगे तो ओरम है, क्योंकि ओरम की डक्टिलिटी ज्यादा होती है। 1 ग्राम से खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। पढ़ाया है। गुण को बताइए जिसकी वजह से चमकदार होती है। उसकी सतह चमकदार होती है, तो सतह चमकदार होने का कारण धात्विक चमक होती है। सौर पैनल में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो सौर पैनल में हम लोग गोल्ड नहीं करते, सिल्वर नहीं करते, कॉपर नहीं करते, सिलिकॉन करते हैं। कल की क्लास में हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। कल तो छुट्टी होगी, मंडे की क्लास में हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो लगभग लगभग आपका कोर्स अब बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा।
चिंता ना करें। चलिए ठीक है बच्चों। एयू गोल्ड होता है, एयू। वैज्ञानिक नाम ओरम होता है, जिसे एयू कहते हैं, जिसे गोल्ड कहा जाता है। ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, नमस्कार।